आज हम लोग मैकेनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैकेनिक्स का ब्रांच होता काइनेमेटिक्स, है ना। तो 11 का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है मैकेनिक्स। देखो, मैकेनिक्स को यांत्रिकी कहते हैं, इसको हम लोग यांत्रिकी कहते हैं, ठीक है ना। यांत्रिकी का मतलब है कि वस्तुओं के गति से संबंधित अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें हम लोग स्टडी अबाउट मोशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मोशन से रिलेटेड बात करते तो उसको हम यांत्रिकी बोलते हैं, मैकेनिक्स बोलते हैं। किससे रिलेटेड बात करते हैं? मोशन से, यानी ऑब्जेक्ट के गति से संबंधित बात करते हैं, मोशन से संबंधित बात करते हैं, ठीक है ना। यानी मैकेनिक्स का मतलब क्या हुआ? स्टडी अबाउट मोशन। अब ध्यान देना, इस मैकेनिक्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन कौन 3 पार्ट्स में? पहला होता है स्टैटिक्स, दूसरा है काइनेमेटिक्स और तीसरा है डायनामिक्स। पहले इन तीनों का मतलब समझते हैं। स्टैटिक्स क्या है, काइनेमेटिक्स क्या है और डायनामिक्स क्या है। देखो, स्टैटिक्स का मतलब स्थैतिकी होता है, मतलब रेस्ट के बारे में बताता है। कभी कभी बोलते हैं ना कि कोई स्टैटिक्स है मतलब रेस्ट में है, ठीक है। तो इसको स्थैतिकी बोलते हैं हिंदी में। ऐसे आप समझिए कि स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट के बारे में बात हो रहा, तो क्या बात करते हैं? स्टडी, हम बोल सकते हैं कि स्टडी ऑफ रेस्ट, और या फिर एक और नाम ले सकते क्या? अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब आप कहेंगे सर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है? देखो, तो कहने का मतलब है रेस्ट का मतलब तो आप समझते हैं विराम, जिसको कहते हैं रेस्ट का मतलब, यानी कि विराम का अध्ययन करते हैं। इसमें किसी वस्तु के विरामावस्था का अध्ययन करेंगे, रेस्ट का। अब उसके बाद आया अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम माने सामान्य अवस्था या साम्य अवस्था कहते हैं हिंदी में इसको। इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है। अगर आपको इक्विलिब्रियम का मतलब हम यहां बताएं तो इक्विलिब्रियम का मतलब यही होता है साम्य अवस्था या सामान्य अवस्था। इसका मतलब क्या हुआ अब समझना। यहां इक्विलिब्रियम का क्या मीनिंग है उसको ध्यान देना। मान लो कोई बॉडी रेस्ट में, ऑलरेडी कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो रेस्ट कहेंगे। अब सपोज करिए हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारा फोर्स लगाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर बहुत सारा फोर्स लगाते हैं, और फोर्स माने बल लगाते हैं, और बल लगाने के बाद भी अगर वस्तु रेस्ट में ही है, अरे पहले ऑब्जेक्ट रेस्ट में था और फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी किस में है? रेस्ट में है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम स्टैटिक्स। क्या कहेंगे? स्टैटिक्स। तो स्टैटिक्स का मतलब यही होता है कि स्टडी ऑफ रेस्ट और अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है आपके सामने, ये ऑब्जेक्ट है, अभी रेस्ट में है, ये बोर्ड हमारा रेस्ट में है। अभी हम लोग सब मिलकर फोर्स लगाए, लगाने के बाद भी रेस्ट में है, मतलब किसी न किसी कारण से टोटल फोर्स 0 हो गया, तो ये स्टैटिक्स के कंडीशन में आया। किस कंडीशन में आया? स्टैटिक्स का। दूसरा है काइनेमेटिक्स। क्या है दूसरा कंडीशन? देखो, काइनेमेटिक्स में क्या होता है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी के मोशन का, किसी वस्तु के गति का अध्ययन करते हैं। लेकिन क्या गति का? देखो, विदाउट कंसीडर इट्स काउज ऑफ मोशन। बिना उसका कारण जाने हुए, काउज माने कारण, काउज ऑफ मोशन। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी विदाउट कंसीडर इट्स काउज ऑफ मोशन, ठीक है। किसी बॉडी के मोशन का स्टडी करते हैं बिना उसका मोशन का कारण जाने हुए। कहने का मतलब है गति का अध्ययन करेंगे लेकिन गति के कारणों का पता नहीं लगाएंगे। मान लीजिए कोई बस चल रहा, तो बस इज मूविंग, व्हाई बस इज मूविंग, ये हमको नहीं पता करना कि बस क्यों चल रहा। बस चल रहा, बस क्यों चल रहा ये नहीं पता करना। बस के चलने के बाद क्या हुआ, कितना स्पीड था, क्या वेलोसिटी था, क्या एक्सेलरेशन था, कितने टाइम में बस कहां से कहां पहुंचा, यानी कि गति के बाद क्या हुआ, मोशन के बाद क्या हुआ। अगर हम मोशन के बाद का अध्ययन करते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन होने के बाद क्या हुआ, तो काइनेमेटिक्स कहते हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब यही होता है, ठीक है ना, कि काइनेमा माने मोशन, ठीक है ना, तो इसको गतिकी कहते हैं हम लोग हिंदी में, गतिकी। तो स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। ट्रेन चल रहा, ट्रेन क्यों चल रहा है ये नहीं, व्हाई ट्रेन इज मूविंग ये नहीं पता करना। ट्रेन के चलने के बाद क्या हुआ, कितना डिस्टेंस चला, कितना टाइम में कहां से कहां गया, मोशन आफ्टर इफेक्ट,
ये बात करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? काइनेमेटिक्स। क्या बोलेंगे? और डायनामिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, मोशन ऑफ ए बॉडी विथ कंसीडर इट्स काउज ऑफ मोशन। इसमें मोशन का कारण पता करना, इसमें ये कारण पता, काउज माने कारण, की गति का कारण क्या है। यानी अर्थ अपने प्लेस पर मूव करता है तो अर्थ क्यों मूव्स करता है, ठीक है। तो डायनामिक्स का बात करना, कोई सर्कल पाथ में घूमता तो क्या होता है ये पता करना, और सर्कुलर पाथ कैसे बना ऑब्जेक्ट का ये भी पता करना। तो डायनामिक्स का मतलब यही है कि उसमें मोशन का कारण भी पता करना कि ऑब्जेक्ट में मोशन क्यों हुआ। ये पूरा मैकेनिक्स 11 में पढ़ना है, बट अभी हम लोग को काइनेमेटिक्स शुरू करना। क्या शुरू करना है? और काइनेमेटिक्स में बाबू 2 चैप्टर है। कौन कौन? तो पहला चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या है पहला चैप्टर? मोशन इन स्ट्रेट लाइन, यानी कि सरल रेखा में गति, 1 डायमेंशनल। और दूसरा है मोशन इन प्लेन, दूसरा है मोशन इन प्लेन, जिसको हम लोग वेक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? तो हम लोग ना मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू करने वाले। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये आपका चैप्टर 2 है, यूनिट मेजरमेंट खत्म होने के बाद, और ये आपका चैप्टर 3 है। तो एनसीईआरटी में आपको ये चैप्टर 2 में मिलेगा और ये आपको चैप्टर 3 में मिलेगा। तो हम लोग बात करने वाले किसका? आज क्या शुरू करने वाले हम लोग? मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग स्टार्ट करने वाले, ठीक है ना। मोशन इन स्ट्रेट लाइन शुरू करने वाले, नोट करिए इसको। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो चलो चैप्टर का नाम लिखो, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ये हमारा चैप्टर 2, ठीक है। देखते हैं हम लोग मोशन स्ट्रेट लाइन क्या है। आपको बता दें ये चैप्टर आपको दिमाग खोल के रख देगा आपका। मतलब इस चैप्टर में इतना कॉन्सेप्ट है जो आपको फिजिक्स समझने में काफ़ी हेल्प करेगा, है ना। काफ़ी कॉन्सेप्ट से भरा चैप्टर है ये। स्टार्ट तो इसकी छोटी छोटी बातों से करेंगे हम, लेकिन काफ़ी डिटेल्स में इस चैप्टर में हम जाने वाले हैं। और बता दें इसी चैप्टर में हम लोग मैथमेटिकल टूल्स के बारे में भी बात करने वाले हैं। यानी कुछ मैथमेटिकल टूल्स होगा जो मोशन स्ट्रेट लाइन के साथ पढ़ा जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन में मोशन, यानी सरल रेखा में गति। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक बात करते हैं, रेस्ट एंड मोशन। बताइए रेस्ट और मोशन क्या है? गति और विराम क्या होता है ये बताइए। हम रेस्ट किसको बोलते हैं और मोशन किसको बोलते हैं? बोलो तो। हाँ, क्या रेस्ट किसको बोलेंगे? ठीक है, रेस्ट विराम अवस्था होता है और गति मोशन गति का अवस्था होता है। ये तो आप सही है। फिर भी हम रेस्ट को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? हम विराम अवस्था को परिभाषित करना हो तो कैसे करेंगे? कैसे हम रेस्ट के बारे में बात करेंगे? अच्छा, किसी वस्तु को रेस्ट में कब माना जाएगा बताइए? क्या? जब बल नहीं लगता हो। अच्छा ठीक है, ये भी बात चलो ठीक है, फोर्स नहीं लग रहा। फिर भी और कुछ बात, किसके रिस्पेक्ट में हम समझेंगे कि कोई वस्तु रेस्ट में है और कोई वस्तु गति में है? मतलब कोई वस्तु विराम में है और गति में है, किसके रिस्पेक्ट में? इंग्लिश में बात करें तो मोशन में है और रेस्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में? ऐसा कौन सा पैरामीटर फिजिक्स का लिया जाए, ऐसा फिजिक्स का कौन सा क्वांटिटी लिया जाए जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी वस्तु के रेस्ट और मोशन को दिखा सकते हैं? बताइए ऐसा कौन सा टर्म लिया जाए? वो टर्म है टाइम। क्या है? समय। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है तो वह वस्तु विराम में है, और यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है तो किसमें है? गति में है। मतलब हम बोलते हैं ना कि मोशन, रेस्ट का हम क्या बोलेंगे? रेस्ट के बारे में बोलेंगे ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हिंदी में बात कर रहे हैं हम, ताकि कुछ दिन में उनका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? रेस्ट में क्या बोलेंगे? ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट, ए बॉडी इज, बोलिए, सेड टू बी इन रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन
विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी वस्तु को रेस्ट में हम कब कहेंगे, जब वो समय के साथ अपना पोजीशन को नहीं बदलता हो। जैसे मान लो यहाँ पर अभी सपोज करो इस पॉइंट पर एक ए पॉइंट पर कोई ऑब्जेक्ट है और उस समय टाइम टी 0 है। अब क्या टाइम बढ़ते गया वो ए पर ही है, टाइम टी से 1 सेकेंड हुआ, 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड हुआ, ये ए पर ए का यहीं पर है। मतलब कहने का मतलब है कि आपका वो बॉडी जिस पोजीशन पर है उसी पोजीशन पर है, जहां है वही है, टाइम बढ़ते जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि वो रेस्ट में है। किसमें है वो? रेस्ट में है। अब कोई कार रुका हुआ है, रेस्ट में है, आप बैठे हुए हैं, रेस्ट में है, ठीक है ना। अभी मोशन में क्या बोलेंगे, मोशन में क्या बात करेंगे? मान लो अभी बॉडी यहाँ था, 1 सेकेंड के बाद यहाँ आ गया, 2 सेकेंड बाद यहाँ गया, 3 सेकेंड के बाद यहाँ चला आया, तो ए से बी जाने में ना उसका ए से बी गया तो टाइम चेंज हो रहा है, तो बॉडी का पोजीशन भी चेंज हो रहा है। तो मोशन को क्या बोलेंगे हम? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी वस्तु को गति में तब कहते हैं जब वो समय के साथ अपना स्थिति को बदल देता है। आरी बात समझ में? तो अगर वो समय के साथ अपना स्थिति को बदल देता है तो किसमें है? मोशन में है। और अगर समय के साथ अपना स्थिति को नहीं बदलता है तो किसमें है? वो रेस्ट में है। ये बात क्लियर है? इसको डिफाइन करते। लेकिन और भी देखो कुछ बात है। आपसे एक हम क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ बाबू, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। गति और विराम एक दूसरे से संबंधित कैसे है, बताओ क्या लगता है आपको? कोई एग्जाम्पल दो जिससे पता चले कि रेस्ट और मोशन रिलेटेड है। सर हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। आप बोल सकते हो ना कि सर हम बस में बैठे और बस चल रहा, तो बस में बैठे हम रेस्ट में हैं, लेकिन बस के साथ क्या है? मोशन में है। बाहर वाला व्यक्ति हमको देखकर क्या कहेगा कि वो मोशन में है। तो रेस्ट और मोशन क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो एक आपको पॉइंट बताते हैं, ध्यान से समझना, फिर डिफिनेशन लिखवाते हैं। 2 पॉइंट्स यहां बता रहे हैं। पहला ये पॉइंट है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। सबसे पहली बात कि जो रेस्ट और मोशन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। दूसरा, द कॉन्सेप्ट ऑफ, ये समझना, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, जो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट है, जो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट है वो कहाँ डिपेंड्स करेगा? डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। कहाँ डिपेंड्स करेगा? ऑब्जर्वर पर। ये ऑब्जर्वर कौन होता भाई? ये ऑब्जर्वर कौन होता? ऑब्जर्वर वो होता जो अवलोकन करता हो, जो ऑब्जर्व करता हो, जो देखता हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बता रहे हो? देखो 2 बात। पहला बात क्या कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। रेस्ट और मोशन एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। सही बात है। फिर क्या बोले हम? द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। रेस्ट और मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे निर्भर करता है? ऑब्जर्वर के ऊपर में। ऑब्जर्वर कौन है? जो ऑब्जर्व करेगा। जो ऑब्जर्व करेगा मतलब जो अवलोकन करेगा। अब बात है कि सर ये ऑब्जर्वर कौन है, कौन ऑब्जर्व करता है? अब जरा ध्यान देना, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से बात को समझो कि आपसे कुछ पूछ रहे हैं। मान लो ये एक सिचुएशन है, ये आपके घर के पास वाला रोड है। एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं और घर के पास वाला ये सड़क है आपका। आप यहाँ पर है ऐसे, चलिए आपका नाम है ए, आप यहाँ पर है ऐसे। ये आपका ऐसा डायग्राम अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चलो बना देते हैं। मान लो आप ऐसे है, पूरा घूम रहे हैं अपना, ठीक है ना, घूम रहे हैं सड़क किनारे, और यहीं पर इसी रोड पे एक बस जा रहा है। इसमें इसी रोड में एक बस जा रहा है। ये बस है, बस इज मूविंग, रुका हुआ नहीं, बस चल रहा है। बस इज मूविंग। आ रही बात समझ में? बस क्या हो रहा? मूव कर रहा। पंखा थोड़ा बंद कर देते हैं, ठीक है। अब ये बस मूव कर रहा, ठीक है। अब इस सड़क किनारे आप खड़े हैं, ये बस चल रहा है, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? इसी बस में आपका एक दोस्त बैठा है जिसका नाम है बी, फ्रेंड है आपका। वो बी फ्रेंड आपका बस के अंदर बैठा है। और जहां आप जा रहे हैं ना, उसी रोड किनारे कुछ ट्री वगैरह है, कुछ गाछ वगैरह, ट्रीज, ऐसा कुछ ट्रीज, ऐसा नहीं होता है? अरे घर के पास सड़क है, सड़क किनारे कुछ गाछ वगैरह है, ट्रीज वगैरह है। अभी एक बस या कुछ और तुम एग्जाम्पल ले सकते हो बस के बदले,
टेम्पू है, टेकर है, जो भी है, उसमें आपका दोस्त बैठा हुआ बी और ये आप ए हैं। आ रही बात समझ में? अच्छा बताओ इसमें ऑब्जेक्ट कौन कौन है? हम किसको ऑब्जेक्ट कहेंगे? वस्तु कौन कौन है इसमें? इस ये जो सिचुएशन, इस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट किसको बोला जाएगा? हाँ, ऑब्जेक्ट किसको बोलेंगे? इसमें ऑब्जेक्ट दो लोग हैं, कौन कौन? देखिए इसमें ऑब्जेक्ट है बस, और कौन है? ट्री। और ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर का मतलब जो ऑब्जर्व करेगा, ए है और क्या है? ए और बी के बदले नाम भी हो सकता है। मान लीजिए राम और श्याम दो लोग हैं, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं। ए और बी, ए एंड बी आर ऑब्जर्वर। मतलब ऑब्जर्वर क्या है? वो है ना जिसको हम, जो पूछ सके, किसी उससे कुछ बात पूछ सके हम, जो ऑब्जर्व करता हो। जैसे हम लोग ऑब्जर्वर है, हम अपने आसपास में हो रहा, जो अपने आसपास में जो मोशन के बारे में बात हो रहा है वो बात करते, ठीक है। तो देखो ये ऑब्जर्वर कौन कौन है भाई? तो ऑब्जर्वर है ए और बी, और साथ में ऑब्जर्वर ए और बी, और तुम्हारा ऑब्जेक्ट है बस और ट्री। अब हम एक टेबल बनाते हैं और टेबल में बोलते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जाए वही आंसर देना है, कुछ एक्स्ट्रा अपने से बताना नहीं है, ठीक है। जो पूछा जाए वही देना है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? देखो इस टेबल में ए और बी, इन दोनों से क्वेश्चन पूछते हैं। अब ए से पूछते हैं और बी से, और जो ये लोग बताएगा उसको लिखा जाएगा इस टेबल के अंदर में। बोलो, ए से पूछते कि बताओ बस किस कंडीशन में है? बस क्या है? मोशन में है कि रेस्ट में? क्या बोलेगा ए? ए बोलेगा ना कि बस तो चल रहा सर। अब तो बोले ना बस चल रहा, तो क्या बोलेंगे कि बस किस में है? बस इज इन मोशन। बस किस में है? मोशन में है। बस मोशन में है, ठीक है। फिर अब बोला जाएगा कि बताओ, ए से ही पूछा गया, ट्री किस में है? ट्री किस में है? ए से पूछते हैं ट्री किस में है, क्या आंसर होगा? बोलेंगे ट्री रेस्ट में है। ट्री इज इन रेस्ट। बताओ, अगर ए से बात कर रहे हैं, ए के अकॉर्डिंग बस है मोशन में, और ए के अकॉर्डिंग ट्री किस में है? रेस्ट में है। बी से बात करते हैं, बी से पूछते हैं, बी को बोलते हैं ना कि बताओ बस किस कंडीशन में है? तो बी क्या कहता है? बी ये कहता है ना कि हम लोग ना बस के साथ चिपके हुए किसी सीट पर हम बैठे हुए हैं, ड्राइवर भी किसी सीट पर बैठा हुआ है, सब लोग सीट के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। मतलब हम लोग जो बस के अंदर का पोजीशन है, बस के अंदर का जो कंडीशन है, वो हमारे लिए किस में है? रेस्ट में है। तो बस रेस्ट में है। अब बी के अकॉर्डिंग बस है रेस्ट में। फिर हम पूछते हैं बी से कि बताओ ट्री किस में है, क्या लग रहा? तो बी ये कहता ना कि सर जैसे ही ये बस आगे जा रहा है, जितने सड़क किनारे के गांच है ना, ट्री, वो सब दौड़ के भाग रहे हैं, पूरा दौड़ा भागी कर रहे हैं। बोले अच्छा, इसका मतलब है कि ट्री किस में? मोशन में। वो पता कि एक्चुअल में मोशन में नहीं है, लेकिन ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है। हम क्या बोले? द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। यानी कि रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी क्या बात कर रहे हैं यहां पर हम? बी के अकॉर्डिंग जो ट्रीज है वो किस में है? मोशन में है। बी किस में है? मोशन में। अब बताओ आप, इतना एक छोटा सा सिचुएशन में क्या कॉन्ट्रडिक्शन हो गया? यहां पर यह हुआ कि ए के अकॉर्डिंग बस मोशन में है, तो बी के अकॉर्डिंग बस रेस्ट में है। ए के अकॉर्डिंग ट्री रेस्ट में है, तो बी के अकॉर्डिंग ट्री। वैसे हर एक ऑब्जेक्ट का जो रेस्ट और मोशन है वो इस बात पर निर्भर करता है कि रेस्ट और मोशन इस बात पर निर्भर करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, कौन ऑब्जर्व कर रहा, कहां से ऑब्जर्व कर रहा। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। वैसे ही अर्थ पर हम लोग अभी बैठे हुए रेस्ट में हैं। आप बैठे हैं रेस्ट में हैं, है ना, रेस्ट में। लेकिन आप बोलेंगे, आप तो सुने कि अर्थ अपने एक्सिस पे घूमते रहता है, और आप ये भी सुने कि अर्थ सन के चारों तरफ भी घूमता है। सर ये पता क्यों नहीं चल रहा? पता चलेगा जब आप अर्थ से बाहर जाओगे। अब मान लो आप अर्थ से बाहर निकल के गए, तो आपको मालूम चलेगा कि अर्थ अपने एक्सिस पर मूव कर रहा है, और अर्थ पे जितने ऑब्जेक्ट है वो सभी अर्थ के साथ घूम रहे हैं। यानी आप जो बैठे हैं, आप भी, आपका ये बिल्डिंग भी घूम रहा है अर्थ के साथ में, ठीक है। अब पता क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि हम अर्थ पर है, इसलिए पता नहीं चल रहा।
जब अर्थ से हम बाहर जाएंगे तब मालूम चलेगा। जैसे बस में बैठे हुए व्यक्ति को अगर बस से बाहर जाए तो पता चलेगा बस मोशन में है, लेकिन अंदर में उसको क्या पता चल रहा है? रेस्ट। ठीक है, तो वैसे ही इस अर्थ के रिस्पेक्ट में हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है। किसमें है? मोशन में। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि नो बॉडी इज इन एब्सोल्युटली रेस्ट। कोई भी वस्तु पूर्ण रूप से विराम में नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर पे निर्भर करेगा। आ रही बात समझ में? हम लोग जितना अर्थ का ऑब्जेक्ट है वो सब किस में है? तो मोशन में है। किसके रिस्पेक्ट में? अर्थ के रिस्पेक्ट में। अर्थ के रिस्पेक्ट में हर एक ऑब्जेक्ट किस में है? मोशन में। लेकिन ये हमको फीलिंग ऐसा हो नहीं रहा है। आ रही बात समझ में? तो एक एग्जांपल दिया, यहां से एक और कॉन्सेप्ट क्या मिला? ये मिला, लिखिए दिया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट किसके ऊपर निर्भर करता है? ऑब्जर्वर के ऊपर में। और एक बात इसमें क्या लिख सकते हैं कि नो बॉडी इज इन एब्सोल्युटली रेस्ट, इट डिपेंड्स ऑन इट रिलेटेड विथ मोशन। किससे रिलेटेड है? मोशन से रिलेटेड। एक काम करो, पहले रेस्ट और मोशन का डिफिनेशन लिख लो, बोलते हैं लिखो, उसके बाद ये सब नोट करना होगा तो करना। लिखो, हेडिंग लिखिए रेस्ट एंड मोशन। लिखिए रेस्ट में बोलते हैं, लिखिए ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट। ए बॉडी इज सेड टू बी, body is said to be in rest, said to be in rest if it does not change, if it does not change its position, if it does not change its position, does not change its position with respect to time, with respect to time, with respect to time। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, a body is said to be in motion, a body is said to be in motion, said to be in motion if it change its position, if it change its position with respect to time, with respect to time। एक बॉडी को मोशन में बोलेंगे जब वो टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज करेगा। एक बॉडी को रेस्ट में बोलेंगे जब वो टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? देखो, हमारा आदत ये नहीं है कि क्लास में कुछ इधर उधर का बात करें या कुछ ऐसा आजकल हम देखते हैं यूट्यूब पर बहुत सारा लेक्चर लोग देते हैं, बहुत सारा वीडियो जाता है, उसमें हम लोग क्या देखते हैं? वो बच्चा को समझाने के लिए किसी हद तक चल जाते हैं या अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत हद तक चले जाते हैं। कुछ भी बोल देते हैं, चाहे वो अच्छा है खराब हो, ताकि हमारा पब्लिसिटी बढ़े। वो टीचर कम अपने आप को सेलिब्रिटी ज़्यादा समझते हैं, कुछ भी बोल दिए। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग 11-12 में बैठे हैं, 11-12 में बैठा हुआ बच्चे का उम्र क्या होता? तो 11-12 में बैठे हुए बच्चे का उम्र 16 साल से लेकर 18 साल के बीच में होता है। अभी अगर हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने से संबंधित हमको बात करना चाहिए। किसी भी टीचर को पढ़ाने से रिलेटेड बात करना चाहिए ताकि उसका दिमाग उस टॉपिक में उलझा रहे। हाँ, उस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ बाहर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अभी हमने बस का, ट्री का एग्जाम्पल लिया। ये नहीं कि उसको समझाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए कुछ ऐसा वैसा कुछ अनर्गल बात करे ताकि वो हमारा चैनल देखे, पढ़े और हमसे जुड़े। ऐसा नहीं करना चाहिए। टीचर का काम है कि जो पढ़ाई से रिलेटेड बात है, जो संबंधित बात है, वही करे। कुछ भी एक्स्ट्रा बात नहीं करे, कुछ भी ऐसा कुछ बात नहीं करे जिससे कि उसको खूब इंटरटेनमेंट लगे। जैसे कोई फिल्म का बात हो गया, कुछ हीरो हीरोइन का बात हो गया, कुछ ऐसा बात हो गया हंसी मजाक वाला, कुछ लड़का लड़की का बात हो गया। ऐसा हम देखते हैं काफ़ी चैनल में इस तरह से बोला जाता है। और बोलने के बाद क्यों बोलते हैं? ताकि बच्चा लोग को मज़ा आए, देखे।
ये 2 साल जो हम साइंस पढ़ते हैं ये मजा करने के लिए नहीं पढ़ते हैं। बहुत लोगों का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए तो बहुत ज़्यादा मजाकिया भी नहीं होना चाहिए। ये भी नहीं कि हम दिन भर मजाक करते रहे, नहीं तो जीवन मजाक हो जाएगा। इसलिए साइंस एक सीरियस मैटर है। बहुत लोग समझते हैं कि साइंस को एकदम फनी लैंग्वेज। ये फनी लैंग्वेज क्या होता है? ये फन मजाक करते करते कहीं ऐसा ना हो कि जीवन पूरा मजाक बन जाए। ये 2 साल बहुत ही तपस्या का है, 2 साल बहुत ही मेहनत का है। इसलिए हम लोग को ध्यान देना है कि क्लास में पढ़ाई से रिलेटेड बात हो, पढ़ाई को छोड़ करके और कुछ ऐसा अनर्गल बात नहीं हो। हाँ, रिलेटेड एग्जाम्पल लेंगे। फिजिक्स है तो हमको एग्जाम्पल लेना ही है, बहुत सारा एग्जाम्पल। अभी जैसे आपको भी एग्जाम्पल लिया बस का, ट्री का, जितने फेनोमेनन है एग्जाम्पल ले, ताकि दिमाग में वो बात रहे। ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते कुछ हंसी मजाक का बात ज़्यादा दिमाग में आए और पढ़ाई का बात ही निकल जाए, ये काम नहीं करना। दूसरा बात क्या देखते हैं, आजकल सब लोग ज्ञानी बन गया है, कुछ ना कुछ ज्ञान का बात देते रहता है, ऐसे करना है वैसे करना है। पहले जीवन में खुद उतारना है, फिर किसी को कहना है। तो पहले हम लाइफ में खुद अपने उतारेंगे, फिर हम किसी को कहेंगे। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। लिखिए इसको।